सो क्लास ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज से। कह रहा है कि अगर एक मशीन करेक्टली सेटअप हो तो वो 90% एक्सेप्टेबल आइटम बनाती है, और अगर वो इनकरेक्टली सेटअप हो तो 40% एक्सेप्टेबल आइटम वो तब भी बना देती है। उसके बाद बोलता है पास्ट एक्सपीरियंस शो करते हैं 80% ऑफ द सेटअप्स आर करेक्टली डन। 80% बार हम सेटअप्स को करेक्टली डन करते हैं, 20% बार इनकरेक्ट सेटअप भी लग जाता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है यहाँ तक का? If after a certain setup the machine produces 2 acceptable items, ये हो चुका है, A हो चुका है, मतलब क्या मिला हमें? 2 acceptable items मिले। जब भी एक से ज्यादा कोई चीज मिलती है ना, आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि सब कुछ सारे सिनेरियोस उसने बता दिए भाई कि एक मशीन सही से सेटअप हो तो इतने प्रतिशत करेक्ट आइटम बनाती है, गलत सेटअप हो तो इतने प्रतिशत आइटम एक्सेप्टेबल बना देती है, और 80% बार वो करेक्टली ही सेटअप होती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब कहता है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस ये शो करते हैं, वो तो बता दिया 80% बार करेक्टली सेटअप होती है। अब कहता है कि एक सर्टेन सेटअप के बाद हमने 2 आइटम निकाले और दोनों एक्सेप्टेबल थे दोनों, तो ए इवेंट बोलो क्या हो गया? ए इवेंट बोलो क्या हो गया? 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स आर फाउंड। 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स हम लोगों को मिले, ये तो हो गया मेरा क्या बोलो? ए इवेंट। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मशीन इज करेक्टली सेटअप? क्या संभावना है कि वो करेक्टली सेटअप थी मशीन? तो मैं एक इवन बनाऊंगा और एक बोलो क्या बनाऊंगा? E2। इवन क्या बनाऊंगा बोलो? मशीन इज करेक्टली सेटअप, और बोलो E2 क्या बनाऊंगा? मशीन इज। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, क्वेश्चन की लास्ट लाइन ही समझाती है कि ए क्या है, इवन क्या है, E2 क्या है। जो मिला वो ए होता है, जिस चीज में से मिल सकता है वो इवन E2 होता है। तो मुझे 2 एक्सेप्टेबल आइटम मिले, ये ए हो गया। कब कब मिल सकते हैं? उसने बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो करेक्टली सेटअप थी, तो मैंने बोला एक इवेंट बना लो करेक्टली सेटअप थी, एक मान लो कि करेक्टली सेटअप नहीं थी। हो गया। अब उसका सवाल क्या है? ए हो चुका है, 2 एक्सेप्टेबल आइटम तो मिल चुके हैं, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो करेक्टली सेटअप थी, यानी इवन की संभावना क्या है? क्लियर कशिश? अब तुम सब बच्चे सोचो, फॉर्मूला सबको पता ही है, 4 चीजें निकालनी पड़ेंगी। एक इवन की प्रोबेबिलिटी है, एक ए बाई इवन, और एक, अब ये इंपॉर्टेंट है, आइए सब बच्चे, इवन की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मशीन करेक्टली सेटअप होगी? इसके कितने चांसेस हैं? इसके कितने चांसेस है कि मशीन करेक्टली सेटअप होगी? करेक्टली सेटअप होगी 80%। 80% क्वेश्चन में बोला गया है कि वो करेक्टली सेटअप होती है 80 बार, 80% ना, 80/100 यानी 4/5। अच्छा इनकरेक्टली सेटअप होगी 1/5। अब इंपॉर्टेंट है, अगर वो करेक्टली सेटअप है मतलब इवन हो चुका है, आपको इसका ए बाई इवन का मतलब पता होना चाहिए भाई। इवन का मतलब होता है हो चुका है इवन, तो मतलब कि मशीन तो करेक्टली सेटअप है। अब बताओ कि वो 2 एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस करेगी, 2 एक्सेप्टेबल आइटम, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेबल मतलब दोनों ही एक्सेप्टेबल आएंगे। तो मुझे तुम बताओ जब वो करेक्टली सेटअप होती है तो कितने प्रतिशत एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस करती है? 90%। तो 2 आइटम की बात कर रहा है, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी सोचनी पड़ेगी एक्सेप्टेबल की। तो पहला एक्सेप्टेबल आएगा, उसके कितने चांसेस है? 90%। और दूसरा भी एक्सेप्टेबल आएगा, उसके भी कितने बोलो? ये तुम समझ नहीं पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में पूछता ना कि 2 चीजें निकाल रहा हूं, मतलब दोनों के एक्सेप्टेबल होंगे, उसके कितने चांसेस हैं, तो आप बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेबल। पहला एक्सेप्टेबल आएगा 90% चांस है, 90/100। दूसरा एक्सेप्टेबल आएगा 90% चांसेस। सिखाया है ना मैंने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में। दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज अ मर्जर फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड अ बेस थ्योरम। इतना सिंपल समझना है हम लोगों को, नहीं है बस में। एंड सीबीएसई बहुत ज्यादा पसंद करती है ऐसे क्वेश्चंस को जिनमें 2 कांसेप्ट से क्वेश्चन बन जाए। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी लग गया और बेस थ्योरम भी लग गया। तो उसने बोला था अगर करेक्टली सेटअप है तो 2 एक्सेप्टेबल आइटम है, अगर एक एक्सेप्टेबल बोलता तो 90/100 होता, लेकिन 2 एक्सेप्टेबल तो 90/100। क्लियर? दक्षिणी है बस में। अगला, अगर वो इनकरेक्टली सेटअप है तो करेक्ट आ जाएंगे 2 आइटम्स, एक्सेप्टेबल आ जाएंगे। तो अगर वो इनकरेक्टली सेटअप है तो एक्सेप्टेबल आ जाएगा, ऐसा सिर्फ 40% बार होता है। तो 40/100 और 40/100। अब तो मेरे को लगता है वैल्यूज पुट करके निकाल लोगे, कुछ नहीं है वैसे, तुम इससे घबरा रहे हो कहीं। 2 0 कटेंगी, ये 81/100 है, ये 16/100 हो पाएगा, पक्की बात है। अपना निकालो मिसीनस का जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोला था, निकालो क्वेश्चन नंबर 16 मिसीनस का। क्या ये पहले की बुक है भाई, और इसमें 16 है, तो ये पहले की है। तो कह रहे हैं a bag 1 contains 3 रेड, बच्चों एक बैग के अंदर 3 लाल और 4 काली बॉल है। दिस इज योर बैग नंबर 1। the bag 2 contains 4 red and 5 black balls। अब क्या बोलता है? 1 ball is transferred from the bag 1 to bag 2।
one ball is transferred from the bag 1 to the bag 2 and then a ball is drawn from the bag 2. उसके बाद bag 2 से एक ball निकाली गई. The ball so drawn is found to be red in color. हमेशा बेस थ्योरम के क्वेश्चन में कुछ मिल जाता है. तो सेकंड बैग से जो बॉल निकाली वो क्या मिली? लाल. कब निकाली? पहले एक बॉल को यहां से वहां भेजा गया, उसके बाद एक बॉल निकाली सेकंड बैग से और वो लाल मिली. अब कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ट्रांसफर्ड बॉल थी वो ब्लैक वाली थी. ट्रांसफर्ड बॉल, अब सब कुछ तो मेरे को क्वेश्चन में ए इवन का आइडिया लगता है यहीं से. बताओ जो मिला वो क्या होता है? ए. अब जिसकी वो प्रोबेबिलिटी पूछता है वो क्या होते हैं? इवन ए2 की लाइन में आते हैं. तो उसने बोला कि मुझे क्या मिला? मुझे सेकंड बैग से जो बॉल निकाली वो क्या मिली? लाल. क्वेश्चन पढ़ लो चाहे, दोबारा बोलो क्वेश्चन. ये समझ में आ रहा है? तो बोलो क्या बोलोगे? ए इवेंट क्या है? बोलो द बॉल फाउंड फ्रॉम बैग 2 इज रेड. ये मिल चुका है, ये तो हो चुका है. कह रहे क्या संभावना है कि जो ट्रांसफर्ड बॉल हमने करी थी वो ब्लैक थी. तो एक इवेंट मान लो कि ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक है, एक इवेंट मान लो ट्रांसफर्ड बॉल रेड है. तो मैंने बोल दिया कि इवन क्या इवेंट है? द इवेंट ऑफ द ट्रांसफर्ड बॉल फ्रॉम बैग 1 to bag 2 is black और the transferred ball from the bag 1 to bag 2 is red. दो ही तो केस बनेंगे और तो कोई केस बन नहीं सकता भाई. ए हो चुका है कि दूसरे बार रेड मिली. दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिए. बैग 1 में कुछ बॉल्स हैं, बैग 2 में कुछ बॉल्स हैं. एक बॉल बैग 1 से बैग 2 में निकाल के डाल दी गई, पता नहीं कौन सी डाली लेकिन डाल दी गई. और फिर सेकंड बैग से एक बॉल निकाली जो कि लाल मिली. अब कह रहा है क्या संभावना है कि जो बॉल डाली थी वो ब्लैक थी. तो मैंने भाई जो मिला वो ए हो गया. जो हो सकता था कि ट्रांसफर वाली ब्लैक थी, रेड थी, वो मैंने लिख दिया. अब क्या बोल रहा है वो? ए हो चुका है, लाल बॉल तो उससे मिल चुकी है. क्या संभावना है कि ट्रांसफर वाली ब्लैक थी? सही है. चलो अब जिसको ये बनाने आ गए ना उसके लिए आंसर करने बड़े आसान है. सब बच्चे मुझे बताना जरा इवन की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक वाली होगी यहां से, उसके कितने चांसेस हैं? भाई टोटल 7 बॉल है, ब्लैक वाली ट्रांसफर होगी 4/7 प्रोबेबिलिटी. मेरे हाथ में ब्लैक आएगी उसकी संभावना 4/7. तो ब्लैक वाली बॉल ट्रांसफर होगी इसकी संभावना 4/7 है. लाल वाली ट्रांसफर होगी इसकी संभावना 3/7. नहीं आ रहा समझ में? लक्ष्य नहीं आ रहा समझ में? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन, अगर मेरी ब्लैक वाली ट्रांसफर हुई होगी, मतलब इवन हुआ होगा, ब्लैक वाली ट्रांसफर हुई होगी, अगर ब्लैक वाली ट्रांसफर हुई होगी तो लाल निकलेगी उसमें से. उसके कितने चांस है? अगर ब्लैक वाली हुई होगी, इवन हुआ होगा, तो ब्लैक यहां पर आएगी. टोटल ब्लैक हो जाएंगे 6, ब्लैक हो जाएंगे 6, टोटल बॉल हो जाएंगी 10. तो लाल की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? लाल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो 4/10. कितनी होगी बोलो? ये नहीं आया समझ में? अंदर नहीं आया समझ में? अगर ब्लैक बॉल गई होगी तो टोटल बॉल ब्लैक की 6 हो जाएंगी, रेड 4, तो लाल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/10, क्योंकि ये तो लाल की है ना. अच्छा ये वाला बताना, अगर E2 हुआ होगा, लाल बॉल ट्रांसफर हुई होगी तो लाल इसमें से निकलेगी, तो 5 लाल 5 काली हो जाएंगी, तो 5/10 हो जाएगा. आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा. कहां मुश्किल है बताओ? नहीं आ रही बात समझ? पक्का बताओ. अब यही क्वेश्चन है, दोबारा से सेम क्वेश्चन है बिल्कुल. बस इसमें लास्ट में जहां पर इसने क्या बोला है, द बॉल सो ड्रॉन, उसमें से एक बॉल निकाली गई. ऐसा बोला ना, वन बॉल ट्रांसफर, तो वन बॉल ही है. उसके बाद बोला था बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर. तो यहां पर आप लिखो, पूरा लिख दो क्वेश्चन में. देखो करो ये क्वेश्चन. करोगे ट्राई?
कुछ नहीं है, मैंने अगली बार 2 बॉल निकाल ली बैग से। कितनी बॉल निकाल ली? क्या लग जाएगा? तसल्ली से करना, जल्दबाजी नहीं है, सोच समझ के करना। बच्चों अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो इट इज ऑलवेज विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, मतलब कि एक के बाद एक बॉल निकालेंगे। विद रिप्लेसमेंट तभी कंसीडर करना होता है जब वो बोले। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, बन रहा है क्वेश्चन? बन गया? कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप एक बात समझ लो कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन जैसे मर्जी तैयार करेंगे, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से लिंक करके बना रहा हूं तो कैसे बनेगा वो समझ जाओ। नहीं आ रही बस पक्का? चलो बताओ। आपको बोला गया बैग 1 में 5 लाल और 4 काली बॉल है, बैग 2 में 6 लाल और 4 काली बॉल है। एक बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं बैग 1 से बैग 2 में। कौन सी करिए पता नहीं, बट कर रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं इसके बाद यहां से 2 बॉल निकालते हैं और दोनों ही लाल मिल जाती हैं, दोनों ही। तो जो मिल जाता है वो क्या होता है? जो मिल जाता है वो क्या होता है? ए इवेंट।
सब बच्चे बोलो ए इवेंट क्या होगा? 2 balls drawn from bag 2 are red. दोनों ही बोलो क्या है? रेड है. दोनों ही बोलो क्या है? रेड है. तो मुझे तुम बताओ जरा E1 E2 क्या मानूंगा? तो उसने बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ट्रांसफर वाली बॉल थी वो ब्लैक थी. तो मैं क्या बनूंगा? एक केस मान लूंगा ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक और एक मानूंगा ट्रांसफर बॉल इज रेड. तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ ए हो चुका है. किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? ब्लैक ट्रांसफर करी होगी, इसके कितने चांसेस थे? तो ये पूछ रहे हैं. क्लियर हो रहे हैं? अब मुझे बताना जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आएगा. तो E1 की प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी है कि हम ब्लैक ट्रांसफर करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/9 है. लाल ट्रांसफर करेंगे, इसकी 5/9 है. अगर हमने E1 करा होगा, ब्लैक ट्रांसफर करा होगा, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है. अगर हमने ब्लैक ट्रांसफर करा होगा प्रिंस, ब्लैक ट्रांसफर करी होगी तो ए के होने की संभावना है, यानी दोनों लाल आ जाएंगे. अब तुमने ब्लैक ट्रांसफर करी तो टोटल बॉल 11 हो जाएंगे यहाँ पर, और उसमें से लाल अभी भी 6 ही है. लाल अभी भी, तो पहली बॉल लाल आएगी, उसकी संभावना 6/11. उससे अगली भी लाल, क्योंकि उसने बोला ना रेड रेड आ रही है, बहुत रेड रेड, मतलब ए इवेंट अपने आप में बोलो क्या है? रेड रेड. तो पहली लाल की 6/11, अगली लाल की 5/10. अगर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आती है तो बिल्कुल सही जा रहा होगा. नहीं आ रही बात समझ? अरे ये इवेंट अपने आप में रेड रेड की प्रोबेबिलिटी है. रियांशु नहीं आ रही बात समझ? तो ऐसे लिंक करता है प्रोबेबिलिटी को. अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2. अगर E2 हुआ होगा, लाल बॉल ट्रांसफर हुई होगी तो दोनों लाल आएंगे, उसकी संभावना. तो लाल ट्रांसफर हुई होगी तो लाल 7 हो जाएंगी, बॉल 11. तो लाल पहली आएगी 7/11, अगली की प्रोबेबिलिटी 6/10. और अब वैल्यूज पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं. नहीं है मेरी बात समझ? मुश्किल लग रहा है? कर पाओगे? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कभी लिंक करेगा 2 बॉल 3 बॉल ऐसे करके, पक्की बात है. अब तुम लोगों को मैं एक चीज और सिखाता हूँ. इसी एनसीईआरटी में ही एक तरह का क्वेश्चन और है जो पूछ लिया जाता है कई बार आप लोगों से, तो वो और करते हैं, देन बस ये खत्म हो जाएगा. कराऊं? अच्छा, आप सबको एक बात पता है कि सम ऑफ जीपी का सम सबको पता है? जीपी क्या होता है बताओगे? अगर पहली टर्म ए है तो अगली ए आर, उससे अगली, चलो इतना ही करते हैं, चलो कोई नहीं. इसको जीपी बोलते हो. अरे जीपी ऐसा होता है जैसे कि मान लो पहली टर्म 2 है, अगली 4 है, उससे अगली 8, फिर 16, फिर 32. ये क्या है? सबका कॉमन रेशियो 2 है. चलो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, समझ नहीं आ रही होगी. चलो 6, 18, 54. अब समझ में आ रहा है? A2/A1 3 है, A3/A2 भी 3 ही है. कॉमन रेशियो सेम होता है, कॉमन रेशियो सेम होता है, सबका रेशियो अगली वाली का पिछली वाली सेम होता है. अब आपने जीपी का क्या रूल है? एक अलग से क्वेश्चन डला हुआ है चैप्टर के अंदर जो जीपी को साथ में जोड़ता है. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनिएगा तभी समझ आएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा. बोर्ड पे सुनना. हाँ भाई पीछे हर्षित, तो जीपी है. अरे जीपी की सीरीज का सम जरा बताओ क्या पढ़ा था? अगर मान लो n टर्म्स का सम करना हो तो a r⁻n-1 अपॉन में r-1. अरे भूल गए क्या? अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी होती तो ये पढ़ते थे, r की वैल्यू 1 से छोटी होती थी तो कुछ याद भी है तुम लोगों को? ऐसे कुछ पढ़ा भी है तुम लोगों ने? पढ़ा है ना? a1-r⁻n अपॉन में 1-r, अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है तो, जैसे तुम्हें करके दिखाया था यार. इसका बताओ a कितना है? 2 है. इसका r बताओ कितना है? 3 है. अरे कॉमन रेशियो A2/A1 कुछ याद है? 11th क्लास में पढ़ा है ऐसा कुछ? इसमें तो करो. तो मुझे बताओ अगर r 3 है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा. मान लो सम ऑफ 4 टर्म्स कर रहा हूं मैं, 4 टर्म्स का सम कर रहा हूं. बताओ कितना आएगा? a बोलो कितना? 2, r बोलो कितना? 3, पावर 4 लगाऊंगा, -1 लगाऊंगा, r की वैल्यू 3 -1, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 की पावर 4 81, 81 -1 80 आएगा. जोड़ के देख लो 4 टर्म, 54 और 18 हो जाएगा हमारा 72, 72 और 6 78 और 2 80. आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जीपी का सम याद आ गया, जीपी टर्म याद आ गया आप लोगों को. लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर मेरी जीपी कभी भी इनफाइनाइट होती है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, या आपने शायद नहीं पढ़ा होगा. इनफाइनाइट मतलब एक ऐसी जीपी जो इनफाइनाइट चल रही है, इनफाइनाइट चल रही है. तो मैं आपको जीपी का सम थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं, ढंग से समझना. और होगा क्या इसके अंदर इनफाइनाइट जीपी की सम में? आर की वैल्यू 1 से अगर छोटी हो तो ढंग से सुनना. वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, a अपॉन में 1 - r होता है, बस सीधा सीधा याद कर सकते हैं. इनफाइनाइट जीपी का सम ही होता है.
लेकिन आप सीखना चाहते हैं कि सर ऐसा क्यों होता, तो वो बता रहा हूं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक सीरीज है, ए है, फिर अगला ए आर है, ऐसे लोगों में गड़बड़ है। अच्छा मुझे तुम एक बात, अगर मैं कोई सीरीज ले रहा हूं जिसका आर जो है ना 1 से छोटा है, अगर आर 1 से छोटा है तो मुझे सम का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा? सब बच्चे बोलो यही आएगा। अरे ध्यान सुनो, अगर किसी जीपी सीरीज का आर 1 से छोटा है, वो आर 1 से छोटा कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है यार, एक 128 है, अगला 64 है, अगला 32 है, अगला 16 है, बोलो हो सकता है? बताना ए कितना हो गया इसका, आर कितना हो गया? 1/2 हो सकता है। मैं बस आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूं कि अगर ये सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, मतलब कि अगर मुझे इनफाइनाइट टर्म्स का सम करना हो, ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स का बोलो क्या करना हो, सम करना हो, तो ध्यान से देखना, ये तो ए आएगा, ये 1 आएगा, माइनस में जो ये आर की पावर जो एन है ना, ढंग से सुन लो, ये चीज तुमने नहीं पढ़ी हुई है फिर भी बात तुम्हें लगे हुए। आर तुम्हारा है 1 से छोटा, 1 से छोटा कहने का मतलब क्या है? 1/2 है। तुम एक चीज सोचो, अगर 1/2 की पावर 1 करोगे तो 1/2 आएगा, 1/2 की पावर 2 करोगे तो 1/4 आएगा। सुनते चलो फिर बाद में क्या रीजन है। 1/2 की पावर 3 करोगे तो 1/1 कितना आएगा? 8 आएगा। अच्छा नंबर छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है? और छोटा हो रहा है। 1/2 की पावर अगर 10 कर दूंगा तो ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, 1024 आ जाएगा, है ना। और 1/2 की पावर ऐसे में 1 लाख कर दूंगा तो ये नंबर 1 में बहुत बड़ा नंबर, मतलब कि लगभग 0 जैसा हो जाएगा। अरे नहीं समझ पा रहे? अरे 1/2 का मतलब समझ लो यार 0.5 है। 1/2 का मतलब बोलो क्या है? तो 0.5 की पावर 1 आएगा, 0.5 की पावर जब 2 करूंगा तो ये 0.25 हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। 0.5 की पावर 3 करूंगा तो 0.12 और छोटा हो जा रहा है, देख रहे हो? 1 to 5 आएगा, राउंड ऑफ करके मैंने 1 2 बोल दिया। तो जितना मैं छोटे नंबर की पावर बढ़ाता चलता हूं उतना वो नंबर और क्या होता चला जाता है? छोटा होता चला जाता है। और इसको थोड़ा सा आसान करना है, इसको आप इतना अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं रखना चाहते हो, इसको मैं एक और तरीके से आसान कर सकता हूं। सुनो मेरी बात ध्यान से। मान लो कि आर की वैल्यू 0.1 है, 0.1 की पावर 1 बताओ क्या आएगा? 0.1 की पावर 2 बताओ कितना आएगा? 0.01। 0.1 की पावर 3 बताओ कितना आएगा? बोलो बोलो, 0.1 की पावर 3 बताओ। 0.001 और 0.1 की पावर अगर 10 हो जाएगा तो 0.1 की पावर 100 हो जाएगा तो लगभग 0 नंबर। अरे मानते हो कि नहीं मानते? सुनो मेरी बात को ध्यान से। तो अगर r मेरा 1 से छोटा है, इफ r इज लेसर देन 1, मैंने क्या बोला? इफ r इज लेसर देन 1, तो मेरा जो r की पावर n होगा वो लगभग नियरली बोलो क्या होगा? 0 होगा। ये नहीं समझे आप लोगों ने क्या बोला? मुश्किल बात बोल दी। और भैया जीपी का समय मुझे तुम पहले ये बताओ, अगर r की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये वाला सम लगाओगे, और अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है और उसके बाद तुम पावर n कर रहे हो तो नियरली बोलो कितना आएगा? 0 आएगा अगर इनफाइनाइट टर्म्स है तो, क्योंकि जितनी छोटी वैल्यू है उसका स्क्वायर पावर जितनी बढ़ाते जाओगे नंबर उतना क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। तो अगर r की पावर n नियरली 0 है तो सम बताओ कितना आ गया आंसर? a/1 माइनस r, a/1 माइनस r, क्योंकि r की पावर n नियरली 0 हो गया तो a into 1 a हो जाएगा, अपॉन में क्या? 1 माइनस r। मैं तुम लोगों से बस एक बात कहना चाहता हूं, अगर कभी भी तुम्हें क्वेश्चन में एक इनफाइनाइट जीपी मिले विद r लेसर देन 1, विद r, याद कर लो इसको, सारा ये जो समझाया है ये समझने वाली बात है, अदरवाइज याद कर लो। अगर एक जीपी मिले जिसका r 1 से छोटा है, r 1 से मतलब 0.1 0.2 ऐसे कुछ है, तो उसका जो सम होगा ना इनफाइनाइट टर्म्स का, वो कितना होगा? a/1 माइनस r। a/1 में सीधा फॉर्मूला याद करो, सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी व्हेन द r इज लेसर देन 1। हो जाएगा यार? अच्छा मैं लॉजिक भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, कुछ को आया हो तो ठीक है, नहीं आया तो याद करिए भाई। लॉजिक नहीं आया पकड़ में आप लोगों को, क्योंकि अगर r बच्चों वैसे तो फॉर्मूला यही होता है, लेकिन अगर r 1 से छोटा है तो उसकी जो पावर जितनी बड़ी हो जाएगी ना वो नंबर उतना ही छोटा हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा। तो लगभग ये चीज 0 हो जाएगी, आंसर कितना आ जाएगा? a/1 माइनस r। क्लियर हुआ मैथमेटिकली मैं क्या बात करना चाह रहा हूं? अब ये जो मैंने बात करी है क्यों करी है वो आपको मेरे क्वेश्चन में समझ में आएगा। तो सब बच्चे ने क्वेश्चन निकालो, एग्जांपल नंबर 36 है इस बुक में, किसी में कुछ और होगा, मिस सीनियर्स का एग्जांपल है, मैं बोल देता हूं। a and b throw a die alternatively, दिख रहा है आपको क्वेश्चन? a and b throw a die alternatively till one of them gets a 6। मिल गया? क्वेश्चन पढ़ लो क्या है। A and B throw a die alternatively, जल्दी जल्दी करेंगे, 2 क्वेश्चन कराने मुझे इसके। A and B throw a die alternatively till one of them gets a 6 and wins the game। मान लो 2 बच्चे A और B ना एक गेम खेल रहे हैं और वो क्या करते हैं? डाई को फेंकते हैं, जैसे ही जिसका 6 आ जाएगा वो जीत जाएगा। जैसे 6 आ जाएगा, अगर A का 6 आ गया वो जीत जाएगा, B का 6 आ गया
क्वेश्चन समझ में आएगा? कह रहा है फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट्स फर्स्ट। बताइए इनकी जीतने की क्या क्या संभावनाएं हैं अगर गेम ए ने शुरू करी है। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, अंदर ही बातें नहीं। ए और बी दोनों ने गेम शुरू करी, ढंग से सुन लो, और कोई भी तब जीतेगा जब डाई पे 6 आ जाएगा। डाई पे क्या आ जाएगा? अगर ए ने गेम शुरू करी है तो बताइए ए के जीतने के कितने चांसेस है और बी के जीतने के कितने चांसेस है। तो मुझे बस तुम एक बात बताओ, अगर 6 के आने पर ही जीतने वाला है तो किसी भी एक इवेंट में ए के जीतने की संभावना बोलो कितनी है? 1/6। सोचो ना, 6 डाई पे 6 आ जाएगा, उसके कितने चांसेस है? तो ए जीतेगा उसके चांसेस 1/6 है। सुनो मेरी बात को। और ए हारेगा उसके कितने चांसेस हैं? ऐसे ही मुझे बताओ, बी किसी भी इवेंट में जीतेगा उसके 1/6 है और उसके हारने की संभावना। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? नहीं आ रही समझ में। भाई दोनों ही ऐसे गेम खेल रहे हैं कि 6 आएगा तो ही जीतेंगे, 6 आएगा तो ही जीतेंगे। तो ए जीत जाएगा उसके चांसेस कितने? किसी भी एक इवेंट में 1/6। वो हारेगा उसके चांसेस कितने? 5/6। सेम बी किसी भी इवेंट में जीतेगा 1/6, हारेगा कितनी? बोलो 5/6। अब शुरू करते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितनी है कि ए गेम को जीतने वाला है, ए विन गेम्स। अच्छा तुम मुझे बताओ गेम किसने शुरू करी? सब बच्चे बोलो गेम किसने शुरू करी? लिखो मत लिख लेना घर पे, समझो। पहले गेम शुरू करी है ए ने, तो पहले प्रोबेबिलिटी तो यही बनता है कि क्या पता ए पहली बारी में जीत जाए, गेम क्लोज हो जाए। हो सकता है ए ने फेंका, जीत गया, गेम खत्म। अगला ए कैसे जीत सकता है? बोलो अगली चांसेस क्या है जीतने की? कि पहले ए हार गया, फिर बी भी हार गया और फिर ए जीता। अगले चांसेस ये वाले हैं। सेकंड ए का दोबारा से जीतने का चांस क्या है? बोलो या तो ए जीतेगा पहली बारी में या ए जीतेगा तीसरे बारी में। तीसरी बारी में मतलब ए हारा, फिर बी भी हार गया, फिर ए जीता। ए का दूसरा जीतने का चांस ये वाला बनता है। अच्छा तीसरा जीतने का चांस बोलो ए का कब बनता है? ए हारा, बी हारा, फिर दोबारा ए हार गया, फिर दोबारा बी हार गया और फिर दोबारा ए जीत गया। ऐसे करते करते कभी खत्म नहीं होने वाली गेम है, इनफाइनाइट। क्या है बोलो? हो सकता है फैक्टर ए ने फेंका, बी ने फेंका, ए हारा, बी हारा, ए हारा, बी हारा, लगे हुए शाम तक कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। बोलो है कि नहीं? तो समझने की कोशिश करना, लेकिन यही केसेस बनेंगे। सब बच्चे बताओ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम सबको आती है। ए पहली बारी में जीत जाएगा, इसके कितने चांसेस हैं? 1/6। ए हारेगा पहले तो उसके कितने चांसेस हैं? 5/6। फिर बी हारेगा 5/6। ए जीतेगा 1/6। कोई दिक्कत? चलो बोलो ए हारेगा, बी हारेगा, ए हारेगा, बी हारेगा, ए जीतेगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? इसको मैं जितना मर्जी बढ़ाता रहूं चलता रहेगा। बताओ क्या बना? 1/6 प्लस में 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस में 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6। और शायद मुझे समझ में आ रहा है सीक्वेंस ऐसे चलेगा। अब तुम मुझे बस ध्यान से देख के बताओ कि पहले तो पहचानो कि क्या ये जीपी है कि नहीं। पहले पहचानो लक्ष्य, क्या ये जीपी है? कैसे पहचान कर पा रहे जीपी है? क्या पहचान होती जीपी है? ए स्क्वायर। अब जीपी की क्या पहचान होती है? फिर अभी क्या पढ़ाया था मैंने से पहले? कौन चला रहा था सुमित? सुमित कैसे लग रहा है जीपी? कैसे बताओ कितना आ रहा है इसका? 5/6 है, 5/6 का स्क्वायर है। A2/A1 करो, 1/6 कटेगा, 5/6 का स्क्वायर आएगा, मतलब 25/36 आएगा। इसको इससे करो डिवाइड, इसको इससे करो, 1/6 से 1/6 कटेगा, इसके स्क्वायर से वो कटेगा, फिर 25/36 आएगा। A2/A1 कर लो 25/36, A3/A2 कर लो 25/36। अगर कॉमन रेशियो है तो बोलो क्या है? जीपी है। और ये कैसी जीपी है? ये इनफाइनाइट जीपी है। और ऐसी इनफाइनाइट जीपी, किसी भी इनफाइनाइट जीपी का आर भी पकड़ लो यार इसका। तुम लोग आर देख लो, 25/36 है, 1 से छोटा है, 1 से हर बार ये फिक्स बनेगा। और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सब बच्चे बोल दो क्या होता है? A अपॉन में 1 माइनस आर। तो मुझे तुम सब बच्चे बता दो A कितना इसका? 1/6, 1 माइनस में R कितना? 25/36। बोलो आंसर कितना आएगा? ऊपर 1/6, नीचे 36 माइनस 25 आ जाएगा 11/36। काटोगे 6 से 6 में 6/11, 6 तो A जीतेगा, इसके चांसेस है 6/11। सुन लीजिए, और मैं आपको क्लियर कर दूं, इस गेम को सिर्फ 2 ही बंदे खेल रहे हैं, एक A और एक B। सीधा करना हो तो A जीतेगा, उसके चांसेस 6/11 है, तो B के जीतने के चांसेस 5/11। कितने बोलो? या तो डायरेक्ट कर दो। अगर डायरेक्ट नहीं करना, तुम कहोगे नहीं सर मेरे को उसको भी सीखना है, तो सीखना बहुत जरूरी है, पहले में सीखना भी आना चाहिए उसको। तो आइए सभी बच्चे बोर्ड पर अभी बने रहेंगे। मुझे तुम सब बच्चे बताओ कि बी जीतेगा, इसके कितने चांसेस है? चलो पहली बार बी कैसे जीत सकता है? पहली बार बी कैसे जीत सकता है? सर ए हारे पहले और फिर बी जीते, क्योंकि गेम किसने शुरू करी थी? ए ने। तो जिसका पहला केस बनेगा वो होगा
ए हारा और बी जीता, ये इसका पहला तरीका है जीतने का। अच्छा दूसरा तरीका बताओ उसका जीतने का, बोलो क्या है? ए हारा, बी भी हार गया, फिर ए हार गया, फिर बी जीत गया, ये सेकंड चांसेस का जीतने का। फिर और कैसे जीत सकता है भाई? ए हारा, बी हारा, ए हारा, बी हारा, ए हारा, बी जीता। एनी प्रॉब्लम? प्रिंस नहीं आ रहा समझ में? मुझे बताओ इसका पहले वाले का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 5/6 है ए के हारने की, इसके जीतने की 1/6। क्लियर है? इधर बोलो 5/6, 5/6, 5/6 3 बार आएगा, फिर 1/6। इधर 5/6 कितनी बार आएगा? फिर 1/6। बताओ ये जीती है कि नहीं? चेक करो जीती है कि नहीं। सर दिस बाय दिस करूंगा, दिस बाय दिस करूंगा ना, फिर 25/36 बच रहा है। एक 5/6 कटेगा, 1/6 कटेगा, 25/36। दिस बाय दिस करूंगा, 1/6 कट जाएगा, इसके 3 है, 5/6 उसके 5 है, फिर 25/36। तो आर तो 25/36 है, 25/GP तो है सर, बस इसका a बदल गया। तो मैं क्या बनूंगा? a upon में 1 minus r, since it is also the infinite GP with r lesser than 1, the sum is it is 5/36 is your a, 5/36 is your a, 1 minus में is your r is 25/36। बोलो कितना आएगा? 5/36 और 11/36 आंसर बोलो। लेकिन आपको नहीं लगता कि मैं इसको डायरेक्टली भी निकाल सकता था? अगर इसकी 6/11 तो उसकी 1 माइनस में 6/11 कितना आएगा? 5। नहीं आया समझ में? अभी कोई नहीं जाएगा, 5 मिनट का और लगाने वाला हूं, ठीक है? एक बार गेट बंद कर दो लक्ष्य, गेट बंद कर दो। सबको ये समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? इन क्वेश्चंस में वो क्या करेगा? बातें नहीं प्लीज भाई। इन क्वेश्चंस में वो हर बार ऐसे ही करेगा कि 2 लोगों को गेम खिलाएगा, 3 लोगों को भी गेम खिला सकता है। 3 लोगों को खिलाएगा तो क्या होगा? आ जाइए देखिए, आ जाइए, आ जाइए। क्या बोलेगा? A, B and C throws a die and one person win when he gets 6 on die. If A starts the game, अगर गेम किसने स्टार्ट करी है बोलो? किसी और से शुरू कराओगे गेम को? पहले A समझ लो, फिर B वाला मैं बराबरी बता दूंगा आप लोगों को। If A starts the game, बहुत इजी, कुछ नहीं है। Then find the respective probability of winning of A, B and C guys। चलिए इस बार क्या हो रहा है? 3 लोग खेल रहे हैं A, B, C, और ऐसे डाई को फेंकते हैं, 6 मिलते जीत जाते हैं, नहीं मिलता तो अगले की बारी आती है। अब बताओ A के कितने चांसेस है, B के जितने कितने चांसेस, C के जितने। तो पहले लेंगे, पहले तो मुझे किसी भी एक इवेंट में, फॉर एन इवेंट, किसी भी इवेंट के अंदर मुझे बताओ A के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6, 6 के आने की 1/6 और ना आने की। अच्छा B के जीतने की, ना जीतने की, किसी भी एक इवेंट की बात हो रही है। C के किसी भी एक इवेंट में जीतने की और उसके हारने की। चलो आ जाओ सब बच्चे बोर्ड पर। A जीतेगा, मुझे बताओ कैसे कैसे? एक तो है पहली बारी में जीत गया, पहली बारी में जीत गया, खत्म गेम। ए ने शुरू कर दी भाई, पहली बार जीत गया, कहानी खत्म। और क्या तरीका बोलो? ए और कैसे जीत सकता है? ए नहीं जीत पाया पहले, फिर बी भी नहीं जीता, फिर सी भी नहीं जीता, और फिर बारी जब ए की है तो ए जीत गया। या सब कुछ ए के जीतने वाले केसेस लगाने नहीं आ रही बात सुनो। एक और प्रोबेबिलिटी भी इसमें ऐड हो जाएगी। इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी? कि ए हारे, फिर बी हारे, फिर सी हारे, फिर ए हारे, फिर बी हारे, फिर सी हारे, फिर ए जीते। कुछ कहेंगे सर मामला बहुत गंभीर होने वाला नहीं है, कुछ भी। आप बताओ ए के जीतने की 1/6, अच्छा सबके ना जीतने की 5/6 होती है, तो सीधा 5/6 का क्यूब। अब तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूं। इधर बोलो 5/6 कितनी बार आएगा? इंटू 1/6, और ये चला, नहीं समझे? जीपी है, जीपी है। ए हो गया 1/6, रेशियो काटो, 5/6 का क्यूब यानी 125/216, 125/216 इसका आ रहा है। चेक कर लो यार, इधर भी ये बनेगा, 5/6 की पावर क्यूब भी बचेगा। तो मुझे बताओ किसी भी इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है? a upon 1 minus r। तो बोलो a कितना? 1/6, 1 माइनस में r कितना? 125/216, which will you get 1/6, और 216 में से 125 जाएगा तो 75 और 16 कितना बनेगा? 91, 91 में 216, 216 6 से कटेगा 36 पे, 36 ऊपर जाएगा, 36/91, 36 ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? ऐसी कुछ बी की होगी। अब लेकिन आप 1 माइनस करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि बी और सी की निकली नहीं है ना। एक और की निकल जाए, बी की निकल जाए, फिर सी की पता लग जाएगी, ए और बी की माइनस करते हैं सीधा। तो बी की जगह बताओ कैसे निकालूंगा? सब बच्चे बोलो
प्रोबेबिलिटी की बी जीते। अच्छा बी कैसे कैसे जीत सकता है बोलो? पहले ए हारा है और फिर बी जीते, गेम खत्म, गेम खत्म हो जाएगी, बी जीते, सी की बारी नहीं आएगी। और क्या होगा बोलो? ए हारा, बी हारा, फिर सी हारा, इधर नहीं जीता बी, है ना, फिर ए हारा, फिर बी जीत गया भाई। अगली बार ए हारा, बी हारा, सी हारा, ए हारा, फिर बी, फिर हारा, फिर सी हारा, फिर ए हारा, फिर बी आया। अरे पता है ना मैं कितनी बार क्यों लगा रहा हूं? एक बार फर्स्ट टाइम में जीता है, एक बार सेकंड बारी जब आई तब जीता है, एक बार जब थर्ड बारी है उसकी तब जीता है। बोलो सब बच्चे कितना? ये आएगा 5/6 इंटू 1/6, ये आएगा 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6, ये आएगा 5/6 की पावर 7 इंटू 1/6। एंड देखो घबराने की जरूरत ही नहीं है भाई, जीपी बन रही होती है इनफाइनाइट जीपीज। इनफाइनाइट जीपीज एज अ सम ऑफ a upon 1 minus r। और क्यों होता है वो मैंने बता दिया आपको, वो r की पावर n वाला टर्म नेग्लिजिबल होता है, इसलिए ऐसा बनता है सम। तो मुझे बताओ ये भी जीपी है a upon 1 minus r के साथ। मुझे बताओ a इसका कितना बोलो? 5/36। इसका r कितना है? तो r चेक करो, 1/6 से 1/6 वही आएगा, तो वही आएगा 125 बाय में 216। बोलो बोलो सब बच्चे कितना आया सर? 5 बाय में 36 और ये आएगा 91 बाय में 216। सर 36 से 216 घटेगा 36 पे, सॉरी 6 पे, 6 ऊपर जाएगा 30/91। तो बी के जीतने की संभावना 30/91। अब थोड़ा समझदार हुआ है आप लोग, इसमें नीचे 91, इसके जीतने की 36/91, इसके जीतने की 30/91, दोनों को मिला के 66/91 तो वैसे बन रहा है। तो बचा हुआ 91 कितना होगा? 25/91 बचा है। तो मतलब आप ये बोल सकते हो कि सी की निकालना चाहो तो निकाल लो। कैसे निकालो? अच्छा वैसे सी की निकालोगे कैसे? सी की अगर निकालनी पड़ जाए तो निकालो मानी, वैसे बस पूछ रहा हूँ। ए हारा, बी हारा, सी जीता, फिर ए हारा, बी हारा, सी हारा, ए हारा, बी हारा, फिर सी जीता। तो कर लो वैसे, या मैं क्या करूंगा 1 में से माइनस कर दूंगा ए के जीतने की संभावना, और तो मेरी 1 में से जब मैंने माइनस करा 36/91 माइनस में 30/91, तो 91 एलसीएम है, समझ रहे हैं? और 91 में से माइनस हो जाएगा 36 - 30, 25/91 इसकी सी की जीतने का आंसर। अब देख रहे हो जिसकी बारी में लेट आती है ना उसके जीतने के चांसेस भी कम ही होते हैं, क्योंकि हो सकता है शुरू में जीत जाएंगे। देखो सबसे ज्यादा उसके हैं, फिर इसके हैं, और फिर इसके। गेम बिल्कुल सही चल रही है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें जीपी इन्वॉल्व होता है, और मैंने ये आपके एक्सरसाइज में कहीं है नहीं, तो आपको एग्जांपल में दिया हुआ एक क्वेश्चन जिसको मैं थोड़ा सा और एडवांस करके आपको बता दिया। अब भाई पूरी बात सुन लो, प्रोबेबिलिटी आप लोग प्रिपेयर करें अब, क्योंकि पहले आप एनसीईआरटी वाला लेवल बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करिए। उसके अंदर जो थोड़ा बहुत एडिशनल पार्ट जाता है वो बेस में क्या इंक्लूड करता है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इंक्लूड करता है। अदरवाइज यही आता है बोर्ड के अंदर। तो आप लोग क्या क्या करें? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी करिए। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में 3 चीजें करवाई थी मैंने आप लोगों को, जो ने क्लास दी है उनको पता है 3 किसकी बात कर रहा हूं मैं। एक तो वो 2, 3, 4 बोले निकालने वाला, एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला, और एक वो टारगेट हिट करने वाला, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला। वो भी कुछ ऐसे ही था, ए ने कर पाया, बी नहीं कर पाया, याद आ रहा है? तो वो उसी का ही केस एक तरीके से। तो ये बातें नहीं। तीसरा आप लोगों को बताया गया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो भी करवा चुका हूं मैं आप लोगों को। चौथी चीज आप लोगों को बताई गई थी बेस थ्योरम। पांचवी चीज आपको कराई गई थी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। मैं सारी थ्योरम्स आप लोगों को करा चुका हूं। क्वेश्चन जब पढ़ोगे एग्जाम में तसल्ली से थोड़ा पढ़ना। आजकल ही क्या कर रहे हैं, अभी केस स्टडी दे रहे हैं इसके ऊपर। तो जब केस स्टडी दे रहे हैं ना, तो उसी के अंदर एक पार्ट बेस का बना दे रहे हैं, एक पार्ट टोटल प्रोबेबिलिटी का बना दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि ऊपर का क्वेश्चन सेम होता है बेस में और टोटल प्रोबेबिलिटी में, नीचे बस उसको लिखना है। एक बार बेस का बना देगा कि मुझे ये मिला, तो मतलब क्या संभावना है इसमें से मिला। और टोटल प्रोबेबिलिटी में आपको पता है वो सीधा पूछेगा जो मिलने वाला था उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा। तो उसी को बेस में बना देता है, उसी को टोटल प्रोबेबिलिटी बना देता है, उसी को मल्टीप्लिकेशन बना देता है। तो एक ही क्वेश्चन में इसके मजे हो रहे हैं, सब चीजें पूछ लेता है, बिकॉज केस स्टडी क्वेश्चन एक बनाना नहीं है, केस स्टडी देनी है, उसके ऊपर नीचे बातें पूछनी है। तो आप लोग अपना कंसेप्ट क्लियर रखें। 8 नंबर का चैप्टर है भाई, बढ़िया चैप्टर है, स्कोरिंग है बहुत ज्यादा, और इसके लिए आप लोग टेस्ट देंगे अगला। अब मैं आगे अगली रिवीजन, अगले चैप्टर की रिवीजन तब स्टार्ट करूंगा जब आप मुझे पहले प्रोबेबिलिटी का टेस्ट देंगे। तो मुझे आप मंडे को टेस्ट दे दो। नहीं 2 दिन का 3 दिन का टाइम है भैया, 3 दिन का टाइम। कोई नहीं, केमिस्ट्री वाले से बात करना होगा। 3 दिन का टाइम है आपके पास, वो 3 दिन का टाइम है। कल का, परसों का और मंडे का भी इवनिंग में टेस्ट है। सो प्रिपेयर फॉर द प्रोबेबिलिटी। मैं सारा नहीं दे रहा हूं। अच्छा मैंने बोला वैसे सारे का था, बट मैं सारा नहीं दे रहा, मैं सिर्फ एक चैप्टर दे रहा हूं। कौन सा? प्रोबेबिलिटी। एक तो कर सकते हो, एक ही है प्रोबेबिलिटी, तो करके आ सकते हो। एक ही पे काम करके आओ बस। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, सारे नहीं बोल रहा, सिर्फ एक चैप्टर प्रोबेबिलिटी का टेस्ट है मंडे को। कर लोगे तैयार? एक ही बोल रहा हूं मैं तो।